नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में हम आईटीआर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जस्ट लाइक कि आईटीआर में कितने तरह के फॉर्म होते हैं, ये किन पर्सन के लिए जरूरी होता है, मतलब किस पर्सन को उनके इनकम के हिसाब से कौन से फॉर्म को चूज करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का सीजन आ रहा है, तो सारे जो सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है या जिस तरह से उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए जरूरी वीडियो बन जाता है कि वो अपने फॉर्म को चूज कर सके सही। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टोटल फॉर्म कितने होते हैं, किन पर्सन के लिए कौन सी फॉर्म जरूरी है। तो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड हुए हैं, उनके अंदर में जो पर्सन ने जो इनकम अर्न किया उसी को हम असेसमेंट करके इस ईयर में लगाएंगे। इन्हें हम असेसमेंट ईयर कहेंगे 23-24 को। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर 1 के ऊपर। टोटल इनकम टैक्स रिटर्न में 7 तरह के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक। हम बात करेंगे आज आईटीआर 1 के लिए कि आईटीआर 1 क्या है, किन के लिए है। देखिए, आईटीआर 1 जो होता है, इन्हें हम कहते हैं सहज। इसका नाम है सहज क्योंकि ये इजियर फॉर द सैलरी अर्नर है, मतलब जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी से आता हो, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी के ऊपर डिपेंड हो, ये आईटीआर 1 उसी के लिए है। और इसका नाम सहज इसलिए दिया गया है ताकि ये कंपेयर टू अदर फॉर्म, जो आईटीआर का अदर फॉर्म है, उससे कैलकुलेशन करने में आसान है, इसीलिए इसका नाम सहज है। बहुत लोग इस सहज का मतलब ये सोचते हैं कि बहुत सिंपल है, खुद ही हम कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं उस फील्ड से हो, फिर भी अगर आप वो काम कर रहे हो, तो बाद में गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से एक लव लेटर आएगा, फिर उसके लिए आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है। कंसल्टेंट फिर आपका हायर चार्ज करेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप उसमें प्रॉपर नॉलेज हो तो खुद कीजिए, नहीं तो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। और पेड सर्विस के लिए आप हमारी सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल समझिए आईटीआर 1। आईटीआर 1 मेनली जो होते हैं सैलरीड पर्सन, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी के ऊपर डिपेंड हो, उसी के लिए है। इसका नाम दिया गया है सहज। अब देखिए, इनकम मेनली तो मैंने बता दिया जो सैलरी अर्न करते हैं उनके लिए है। साथ ही साथ अगर सैलरी के साथ अगर 1 हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होती है, तो हम इसे आईटीआर 1 में आप दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर कोई पेंशन इनकम हो तो उसे भी आप आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई अलग से आपको फॉर्म फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ कोई एग्रीकल्चर इनकम हो जो कि 5,000 रुपये तक ही हो, तो भी आप आईटीआर 1 में उसे दिखा सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से फॉर्म फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। और द लास्ट, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसी में इसके लिए भी आप कोई आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं, कोई अलग से फॉर्म फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आ जाते हैं आपके बैंक इंटरेस्ट, एफडी के इंटरेस्ट, आपके डिविडेंड इनकम। तो ये सब जो छोटे मोटे इनकम हैं, वो भी आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हो अपने सैलरी के तौर पे। मतलब सैलरी तो आपका मेन हो ही गया, साथ ही साथ ये जो छोटे सारे इनकम है, पेंशन इनकम, 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और अदर सोर्स ऑफ इनकम जस्ट लाइक बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, ये सब भी आप आईटीआर 1 में ही शो कर सकते हो। अलग से इसके लिए कोई फॉर्म फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए? इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, कहता है कि ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल लगा सकता है जिसकी इनकम 50 लाख के नीचे हो। अब मान लीजिए जिसकी सैलरी ही 50 लाख से ऊपर है, उसके लिए फॉर्म खत्म, उसके लिए नहीं लगेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्म लगेगा। लेकिन जिसकी इनकम 50 लाख के नीचे हो सैलरीड से, वही सिर्फ आईटीआर 1 को चूज कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सैलरी तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन 50 लाख के नीचे आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप आईटीआर 1 को लगा सकते हैं। अब इस लगाएं कब, तो इनका ड्यू डेट देखिए। जो अभी मैंने कहा, जो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंप्लीट हुआ है, उस सारे को हम ऑब्जर्व करके असेसमेंट करके इस असेसमेंट ईयर, जिन्हें हम जिस ईयर का काम हम जिस ईयर में करते हैं उसे हम असेसमेंट कहते हैं। सपोज 22-23 जो हुआ वो फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म में, अकाउंटिंग भाषा में। फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में काम हुआ, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया, और उस इनकम को हम ऑब्जर्व करके इस ईयर में फाइनलाइज करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। इसलिए आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेसमेंट ईयर क्यों लिखा रहता है, फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं लिखा रहता है।
वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम जिस ईयर में आके उसको हम फाइनलाइज करते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वो उसी ईयर को डिफाइन करता है। तो हम असेसमेंट ईयर 23-24 में ITR 1 को, जो ITR फिनेंशियल ईयर 22-23 की चीज़ों को हम काम करेंगे 23-24 में। उसके ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023, मतलब 22-23 जो खत्म हुआ फिनेंशियल ईयर, उसके ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो ज़्यादा टाइम है भी नहीं, सो हरी अप। और अगर आप उस डेट को मिस करते हो या किसी वजह से आपका नहीं हो पाता है, तो बी लेटेड ड्यू डेट जो हो वह 31 दिसंबर 2023। आपका प्रॉब्लम बस ये आएगा, अगर आप डिले करते हो तो आपका कुछ फाइन चार्ज हो जाएंगे। वो फाइन क्या है कि अगर मान लीजिए अगर 5 लाख से नीचे अगर इनकम है तो 1000 के फाइन ऐड होंगे, और अगर आप 5 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो 5000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट पेनाल्टी भी जुड़ सकती है। तो 5 लाख के नीचे होने से क्या हो जाएगा, 1000 रुपया, और 5 लाख के ऊपर जाने से 5000 रुपया। समझ गए? आई होप ITR 1 से रिलेटेड ये जो शॉर्ट वीडियो और एकदम कंसेप्चुअल वीडियो है जो मैंने आपके लिए लाया है, आपके क्लियर करेंगे अंडरस्टैंडिंग को कि ITR 1 किसके लिए है, कौन कौन से इनकम दिखाना चाहिए, इसे कौन लगा सकता है, कितने इनकम तक, इसकी ड्यू डेट कब है, और नहीं लगाने से फाइन कितनी लगेगी, इस सारे कंसेप्ट को आई होप ये क्लियर हुई होगी। आने वाले वीडियो में हम ITR 2, 3 ऐसे ही जो पूरे 7 टाइप्स ऑफ फॉर्म है उसको हम समझेंगे। टिल देन इसे समझते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।